अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है फार्मा से रिलेटेड माइक्रोबियल एक्शन। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारे पास लिपिनकॉट में यूनिट 7 में आ जाता है, लिपिनकॉट फॉर फार्माकोलॉजी। आज हम अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दे दिया है, डायग्राम विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती क्या है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर द एजेंट्स डेट हैव एक्टिविटी अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक वास्ट वैरायटी आ जाती है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट्स वगैरह। इसमें हर ड्रग की अपनी अपनी एक अलग अलग एक्टिविटी होती है। हर वायरस पर कुछ अलग ड्रग्स असर करती हैं, बैक्टीरिया पर अलग करती हैं और फंजाई पर अलग। आज हम शुरू कर रहे हैं साइट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन के बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है कुछ ड्रग्स को। अब ये मैंने एक सेल बनाया है, ये हमारे लिपिनकॉट में इमेज इसकी दी हुई है और यहाँ से अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो इट्स वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड। क्लासिफिकेशन बेसिकली तो हमारे पास 3 बेसिस पर होती हैं, एक केमिकल स्ट्रक्चर पर, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर और तीसरा एक्टिविटी अगेंस्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब केमिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं जो बीटा लैक्टेम्स, यानी कि बीटा लैक्टेम एक रिंग होता है हमारे पास सेल वॉल में, उस पर असर कर रही होती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर पर वो कर रही होती हैं, और दूसरा अमाइनो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स पर जाकर ये असर कर रही होती हैं। एक क्लासिफिकेशन इस बिना पर हो गया। एक हमारे पास हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो ड्रग हमारे पास है वो अगर जा रही है किसी सेल में तो वो कैसे, कहाँ, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसमें एग्जांपल हमारे पास आ गया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तीसरी हमारी जो क्लासिफिकेशन की बेसिस होती है डेट इज एक्टिविटी अगेंस्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ऑर्गेनिजम्स के बहुत टाइप हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। अब जो ड्रग एक वायरस पर इफेक्ट कर रही होगी, उसके अगेंस्ट एक्टिविटी होगी, वो बैक्टीरिया पर वो एक्टिविटी नहीं शो करेगी। इस वजह से हमने क्लासीफाई कर दिया है एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी फंगल्स और एंटी वायरल मेडिसिन को। अब हम यहाँ पर एक सेल हमने बनाया क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास फंगस सेल होता है या बैक्टीरियल सेल होता है उसकी यही सारे कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं। यहाँ जो ड्रग्स होती हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं असर कर रही होती है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल वॉल आ गया जो आउटर मोस्ट है। ये हमारे पास अगर हम बैक्टीरियम फंगस की बात करें तो उसमें काइटिन या किटिन या काइटिन, चिटिन, जो भी आपको फिजिबल लगे वो बोल रहे होते हैं। एंटी फंगल वॉल इससे हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये दो हो गई हमारे पास। और उसके बाद इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन और सिंथेसिस। अब न्यूक्लिक एसिड फंक्शन या सिंथेसिस को जो हमारे पास कर रही होती है वो mRNA, मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या है, RNA और DNA की जहाँ पर वो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है या उनका फंक्शन है, उसको इफेक्ट कर रही होती हैं। तीसरा हमारे पास, अच्छा ये स्ट्रक्चर्स तो हमने पढ़ लिए कि सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, RNA DNA होता है, उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म का होता है। अब हम इसकी ड्रग्स पर आ जाते हैं। सेल वॉल से शुरू करें तो हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें फर्दर क्लासीफाई हम करेंगे तो बीटा लैक्टेम्स, वेनकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन, लिपोग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड फॉस्फोमाइसिन। इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट क्लासेस की बात करें, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करें तो ये 3 मोर इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिकली बीटा लैक्टेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बीटा लैक्टेम्स में फर्दर कौन सी आ जाती हैं, हमारे पास पेनिसिलिन्स आ जाते हैं, हमारे पास सेफेलोस्पोरिन्स आ जाती हैं। ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं। ये क्या कर रही होती है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में, कि सेल वॉल में हमारे पास जो क्रॉस पेप्टाइडेशन हो रही होती है या फिर क्रॉस लिंकेज या फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही होती है, उस पर जाकर ये ड्रग इफेक्ट करती है और क्रॉस लिंकेज को रोक देती है। जब क्रॉस लिंकेज ही नहीं होगी तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जब सेल वॉल ही नहीं होगा बैक्टीरिया या फंगाई के पास तो क्या होगा, लाइसिस हो जाएगा सेल का, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे और वाटर रश करेगा इनसाइड, जो अल्टीमेटली किस में लीड करेगा, लाइसिस ऑफ द सेल। ये हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स आ गए कि सेल वॉल पर इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास एंटी माइक्रोबियल बेसिस ऑन द साइट ऑफ एक्शन कौन से आ जाते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। ऑल्दो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर या इसकी जो ड्रग्स हैं इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन स्टिल हम इस क्लासिफिकेशन को भी, इस ग्रुप को भी पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास आ जाती है आइसोनियाजिड, एम्फोटेरिसिन बी और पॉलीमाइग्जिन्स। आइसोनियाजिड हमारे पास एक नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है कि हम इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, क्योंकि इसका अगर हम सिर्फ इसकी सिंगल ड्रग थेरेपी करें तो ये अपना एक्शन सही से, इसका कोई बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट या बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन और सिंथेसिस। ये हमारे पास 3 ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे मोस्टली बैक्टीरिया के अगेंस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ज़्यादा इनकी अच्छी एक्टिविटी होती है इन ड्रग्स की। अब इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती हैं, जिसमें है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, क्लोरानिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स।
अब हमारे पास जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, क्लोरोमफेनिकॉल है, माइक्रोलाइड्स हैं, ये ऑलमोस्ट सारी ही जो ग्रुप्स हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्रग्स हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस में। बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, 30S एंड 50S। अब ये क्या कर रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये या तो बैक्टीरिया के 30S पर अफेक्ट कर रहे होते हैं या 50S पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, अगर ये राइबोसोम्स पर ही जाकर असर कर देंगे और राइबोसोम्स को इम्पेयर कर देंगे या उनको नॉन फंक्शनल कर देंगे तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास मेन जो सेल का फंक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है, क्लोरोमफेनिकॉल है, मैक्रोलाइड्स हैं, क्लिंडामाइसिन्स हैं, इनका डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस पर इफेक्ट होता है। कुछ 30S पर कर रही होती हैं, कुछ 50S पर कर रही होती हैं। इन सब के डिफरेंट राइबोसोम्स पर एक्शन होते हैं। एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा होता है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर सेल मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन। जब यही हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हमारे पास इफेक्ट आया, बैक्टीरियासाइडल। मोस्टली सेल वॉल इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स और न्यूक्लिक एसिड फंक्शन और सिंथेसिस इनहिबिटर्स का इफेक्ट होता है कि वो बैक्टीरियोसिडल होती हैं। बट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है या हाई कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन अगर होगी तो हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक होता है मोस्टली, एंड अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो मोस्टली ड्रग का इफेक्ट बैक्टीरियोसाइडल होगा। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स killing, bacteriostatic growth, inhibition of nucleic acid function, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड रिफाम्पिन। ये हमारे पास 2 मेन ड्रग होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोर प्रिसाइजली रिफाम्पिन, क्योंकि रिफाम्पिन हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस में काम आ रही होती है। जो हम ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस होती है ड्रग्स की, वो भी कॉम्बिनेशन रिजीम में होती है, लेकिन रिफाम्पिन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका भी क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड फंक्शन या फिर सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देती है। अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, आरएनए डीएनए ही नहीं बनेगा सेल का, तो हमारे पास सेल कैसे सर्वाइव करेगा। आरएनए एंड डीएनए उसकी जो बैक्टीरियल जिनोम है उसको कैरी करने के लिए, उसको रेप्लिकेट करने के लिए आरएनए एंड डीएनए आर क्रूशियल। उसके बगैर हमारा पास सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल हमारा अपनी बैक्टीरियल एक्टिविटी ही शो नहीं कर सकता। इसलिए अगर न्यूक्लिक एसिड फंक्शन में म्यूटेशन आ जाए, उसमें डिसरप्शन आ जाए या सिंथेसिस यानी कि उसका बनना ही खत्म हो जाए, इनहिबिट हो जाए, तो हमारे पास सेल क्या हो जाएगा, इट्स यूजलेस और उसकी कोई एक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेटोप्रिम। अब यहाँ पर क्या होता है कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास प्रिकसर होता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। ये क्या हो रहा है, हमारे पास फॉलिक एसिड बन रहा है। फॉलिक एसिड हमारे पास नीडेड होता है बाय सेल फॉर द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के अलावा भी वो आगे चल के हमारे पास आरएनए डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। अगर हमारे पास फॉलिक एसिड नहीं बनेगा सेल में तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा। जो सेल का मेन मेटाबॉलिज्म था कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, वो आगे चल के पहले डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, वो ही नहीं पूरा हो रहा, कंप्लीट हो रहा। अब सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेटोप्रिम क्या कर रहे होते हैं, ये जो कन्वर्जन है, ये जो सिंथेसिस है, ये जो फॉर्मेशन है फॉलिक एसिड की, इसमें जो हमारे पास एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं बीच में इस साइकिल में, उनको ये जाकर इनहिबिट करवा देता है। सल्फोनामाइड्स हमारे पास जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा होता है, उस एंजाइम में जो प्रीकर्स होता है उस एंजाइम की एक्टिविटी को जाके इनहिबिट कर देता है। और ट्राइमेटोप्रिम आगे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से पहले जो एंजाइम आ रहा होता है फाइनल कन्वर्जन के लिए, उसको इनहिबिट कर देता है। और ऐसे हमारे पास फॉलिक एसिड नहीं बनता एंड दे आर क्लासिफाइड एज इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर 2 बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, MIC एंड MBC। व्हाट इज MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अब ये क्या होता है कि हमारे पास मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होती है जो हेल्प करती है इनहिबिट करने में बैक्टीरिया को। अब ये क्या होती है कि इनहिबिट कैसे कर रही है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ को ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है हमारे पास, उसको इनहिबिट करने के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन जो चाहिए होगी ड्रग को, उसको हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास क्या शो कर रही होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग को शो कर रही होती है कि ये इसकी कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब MBC क्या है, मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। अब ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रग का जो मिनिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, MBC इज व्हाट, MBC इज द मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन, दैट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू किल द बैक्टीरिया। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमारे पास ड्रग की एक्टिविटी या ड्रग की एफिकेसी शो कर रही होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे।
हाउ टू सिलेक्ट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग, कि हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग की बेसिक सिलेक्शन कहाँ से करेंगे। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो फंगाई है, वो वायरस है, या फिर कोई पैरासाइट है। अगर तो वो बैक्टीरिया है तो हम उसको एंटी बैक्टीरियल देंगे, फंगाई है कोई तो उसको एंटी फंगल, और वायरस है तो उसको एंटी वायरल देंगे। जैसे कि हमारे पास अगर हर्पीस आ जाता है तो हर्पीस में मोस्टली क्या होता है, एंटी वायरल ड्रग थेरेपी देते हैं हम, और उसमें कौन सी मेडिसिन आ जाती है, एसाइक्लोविर। और ऐसे ही बैक्टीरिया फंगाई, बैक्टीरिया में मोस्टली हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन हमारे पास काफ़ी एफिशिएंट, हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया हमारे पास इस ड्रग के लिए जो हम एजेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर यूज़ करना चाह रहे हैं या सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स करना चाह रहे हैं, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ सेंसिटिव है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुका है। जैसे कि हमारे पास एक आगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के टॉपिक में आएगा MRSA, ये हमारे पास क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का हमारे पास वेरिएंट आया, इट इज रेजिस्टेंट टू मेथिसिलिन विच इज एन पेनिसिलिन। अब ये अगर इसको रेजिस्टेंट है और हम पेशेंट को बार बार मेथिसिलिन के हाई डोजेस दिए जा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या करेगा कि कोई फायदा नहीं होगा उस ड्रग की यूज़ का, और बल्कि हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो वही है और क्योंकि ड्रग उस पर रेजिस्टेंट हो चुकी है, सो दैट्स यूजलेस। थर्ड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइट ऑफ एक्शन, सॉरी साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि हमारे पास इन्फेक्शन की क्या साइट है, कि क्या वो स्किन पर हो रहा है, क्या उसने कहीं पर जाकर इंटरनली हमारे पास किया है, या मतलब कहाँ पर जाके ऑर्गेनिज्म में हमें इफेक्ट किया है। मेनिंजीज फॉर एग्जांपल, मेनिंजीज में तो नहीं इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में तो नहीं हो गया, स्किन पर तो नहीं हो गया। फैक्टर, पेशेंट फैक्टर हम हमारे लिए क्यों लाजमी है ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ड्रग के। पेशेंट फैक्टर में हम क्या देख रहे होते हैं कि पेशेंट के कोई और कोमॉर्बिड्स तो नहीं है, उसकी कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है। लाइक अगर हम फीमेल में देखें तो कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन अगर एक प्रेग्नेंट वुमन ले ले तो उसकी बेबी में चांसेस होता है कि जब वो पैदा हो तो उसके टीथ में डिस्कलरेशन हो, इस वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उसी तरह अगर कोई हाइपरटेंसिव है या उसको कोई और कंडीशन है, उसमें कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इस वजह से फोर्थ पे जो हमारे पास पेशेंट फैक्टर है, ये हम लाजमी चेक कर रहे होते हैं। फिफ्थ पे हमारे पास आता है, फोर्थ पे हमारे पास हो गया पेशेंट फैक्टर, फिफ्थ पे हमारे पास आता है ड्रग सेफ्टी। अब ड्रग सेफ्टी में हम क्या देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारी मेडिसिन हैं हमारे पास जो डिसकंटिन्यू हो गई हैं। जैसे अगर मैं वैसे ही मेडिसिन में किसी का नाम लूँ तो डिजॉक्सिन हमारे पास पहले बहुत यूज़ की जाती थी, लेकिन अब उसको हमने बंद कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसका जो थेरेप्यूटिक इन विंडो हम कहें वो कम था। ठीक है, उसके अलावा ड्रग सेफ्टी हम क्यों चेक कर रहे होते हैं कि अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो कहीं टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं करेगी। लाइक अगर हम किसी रीनल इम्पेयर्ड यानी कि जिसका किडनी फेलियर हो या किडनी उसकी सही काम ना करी हो, उसमें एक ऐसी ड्रग दे दें जिसका मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन ही किडनी है, तो फिर वो वहाँ पर हमारे पास क्या कर देगा कि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। एक तो वो एफिकेसी भी नहीं होगी उसकी, और उसके अलावा हमारे पास वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, दूसरे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द ड्रग सेफ्टी ऑफ ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी के साथ साथ हम एफिकेसी भी चेक कर रहे होते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टिन्स मैंने यहाँ पर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में पढ़ाया। यहाँ पर हमारे पास पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स और भी ड्रग्स हैं जो आ जाती हैं। अब पेनिसिलिन में अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ें तो पेनिसिलिन पे हमारे पास एक सेमी सिंथेटिक होती है पेनिसिलिन और एक नेचुरल पेनिसिलिन होती है। अगर हम नेचुरल पेनिसिलिन को देखें तो अब उसकी एफिकेसी एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स उसमें इतनी एफिकेसी नहीं है, तो हम हमेशा वो ड्रग देंगे जिसकी एफिकेसी ज़्यादा बेहतर हो, जिसकी थेरेप्यूटिक विंडो जो है वो ज़्यादा अच्छी हो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। इस वजह से हम हमेशा ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग टू पेशेंट, एनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग और वैसे भी। उसके अलावा हमारे पास होता है कि जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है, 6 पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ थेरेपी ये ज़रूर देखी जाती है, क्योंकि हमारा जो स्पेशली है और वैसे भी वर्ल्ड वाइड पे कॉस्ट ऑफ थेरेपी ज़रूर देखते हैं कि हम एक पेशेंट को हाई एंड ड्रग तो दे रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव ड्रग तो दे रहे हैं, तो क्या वो उसको अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं। बिकॉज अगर वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो ड्रग कंप्लाइंस नहीं कर पाएगा, वो कंप्लाइंट नहीं होगा। वो एक दिन अपनी ड्रग डोज लेगा, दूसरे दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन लेगा डोज, उसमें क्या होगा, यूजलेस, वो ड्रग अपना असर ही नहीं कर पाएगी। बिकॉज कंप्लाइंस इज़ द मेन थिंग अबाउट द ड्रग एफिकेसी। इस वजह से हम कॉस्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी हमेशा देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट या डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस हम पेशेंट को वो ड्रग, वो एंटी माइक्रोबियल या वो ड्रग हम चूज़ करें, सिलेक्ट करें जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ थेरेपी ऐसी ना हो
कि वो आउट ऑफ रीच चली जाए और वो फिर यूज़लेस हो जाए और उस थेरेपी का कोई फ़ायदा ना हो। ये 6 मेन हमने देख लिया कि सिलेक्शन में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड पे हमारे पास था सेंसिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू द ऑफ द एजेंट टू द ऑर्गेनिज्म। थर्ड पे हमारे पास था साइट ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ पे हमारा था पेशेंट फैक्टर्स, उसमें क्या हमने पढ़ा कि हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, प्रेगनेंसी या कोई भी ऐसी कंडीशन तो नहीं है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है, ये चीज़ हमने देखी है जो बिफोर द सिलेक्शन। फिफ्थ पे हमारे पास ड्रग सेफ्टी देखनी थी। सिक्स पे कॉस्ट ऑफ थेरेपी। ये कुछ बेसिक बातें थी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के लिए, एंटी माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन और कुछ मेन पॉइंट्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा।